नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अली नासिर। साल हर साल गुज़रते चले गए, लेकिन मुल्क के अंदर रिवायती एक्सपोर्ट्स ही परवान चढ़ रही। हमें तवज्जो देनी चाहिए स्पेशलाइजेशन की जानिब, और चूँकि स्पेशलाइजेशन अब टेक्सटाइल के शोबे में हासिल कर ली है, तो अब ये चीज़ वाज़े हो गई है कि जनाब तवज्जो भी इसी की जानिब, वसाइल का रुख भी अब इसी की जानिब करना पड़ेगा। गैर रिवायती यानी कि नॉन ट्रेडिशनल बिजनेसेस अनफॉर्चुनेटली प्रॉस्पर नहीं किए। कोशिश बहुत कर ली, नहीं हुआ काम। सरप्लस है ही नहीं, सरप्लस नहीं है, स्पेशलाइजेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, नॉलेज बेस एक्सपोर्ट नहीं बढ़नी चाहिए, उस पर तवज्जो दें, ज़रूर दें। लेकिन इस दफ़ा भी जब मैं फहरिस्त देख रहा था टॉप एक्सपोर्टर्स की, तो हमने फाजिल मेहमान को भी बुलाया था। शायद एक या दो कंपनियां ऐसी थीं जो कि टेक्सटाइल से हटके हों, बाकी सारी जो थीं वो टेक्सटाइल के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली। तो बात कुछ ऐसी है कि जब एक चीज़ के अंदर आपने स्पेशलाइजेशन अचीव कर ली, तो फिर चलो फिर अब गोल अचीव करने की तरफ वर्किंग करो। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब आसिफ इनाम साहब, चेयरमैन एप्टमा साउथ जोन। वेलकम सर, करता हूँ सर आपको। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। आसिफ इनाम साहब, बात यह है कि मैं सबसे पहले तो ये कह दूं कि देखें, माजी के अंदर जो बहस या जीरा हम आपसे करते रहे वो इस बुनियाद पे था कि टेक्सटाइल अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा। लेकिन इस दफ़ा टेक्सटाइल के शोबे ने ना सिर्फ के अपने टारगेट को अचीव करके दिखाया है, बल्कि अपनी कारकर्दगी को बेहतर करके और हुकूमती मराहत, हुकूमती पैकेज से फ़ायदा उठा के भरपूर अंदाज में नताइज दिए। ये मानना पड़ेगा इस बात को। मैं चाहूँगा कि इस बारे में बताएँ कि क्या आप मुतमईन हैं जो हुकूमत ने इक़दाम आपके लिए लिए हैं, या अभी भी मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आपकी हमारी कई दफ़ा गुफ्तगू हुई, गवर्नमेंट ने आते ही जो इनका एनर्जी वगैरह का जो एजेंडा था, जो इन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर से और एक्सपोर्टिंग सेक्टर से एग्री किया था, वो इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो उसकी वजह से न सिर्फ ये कि टेक्सटाइल सेक्टर रिवाइव हुआ, और बावजूद कोविड के इतने डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस के आपने देखा कि जहाँ दुनिया की कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकानमी 20-30% हुई है, वहाँ हम नॉमिनल कॉन्ट्रैक्शन के साथ जो है अल्लाह ने टाइम गुजार दिया। और उसमें भी बहरहाल मैं समझता हूँ कि गवर्नर स्टेट बैंक ने और गवर्नमेंट ने मिलकर बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए जिन्होंने कोविड के जो असरात हैं उसको मिटिगेट। इसमें जैसे दुनिया में दूसरे मुल्कों ने जिस तरह नोट छापे और ये सब किया, हमें चूँकि लिमिटेड वसाइल हैं हमारे, तो लिमिटेड वसाइल का उन्होंने इस लिहाज से बेहतर इस्तेमाल किया। मगर जैसे ही अभी हम कोविड में, मतलब एक तरफ गवर्नमेंट ये काम कर रही थी, एक तरफ कुछ साजिशी अनासर ये थे कि जी जो पिछली गवर्नमेंट जो है वो हज़ारों मेगावाट ख़रीद ली, बजाय इसके ये देखें कि जब सिस्टम ही 27,000 मेगावाट का है तो 40,000 की गारंटियाँ सॉरवेंट कैसे इशू हो गई। वो उसको लोगों पे लादने के लिए अजीब अजीब स्कीमें बनाई हैं। कहीं सिस्टम नहीं है तो भी ये है कि जी इनकी गैस काट दो, ये काट दो, तो वो फिर 12 आखिर अब वो रंग लाई हैं। और अब ये है कि जी अब बजाय 1 महीने से हम काम करने एक्सपेंशन और उन तमाम चीज़ों के बजाय अब ये देख रहे हैं कि जी गैस रहेगी नहीं रहेगी, किसकी कटेगी, ग्रिड में जगह है या नहीं। एक तरीके से भिखारी बना दिया है कि जी आप जाएं बिजली वाले से सर्टिफिकेट लाएं कि बिजली नहीं है तो आपकी गैस चलेगी। जबकि कई लोग दोनों यूज़ करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में तो चाहे बिजली हो या गैस हो, परफेक्ट निज़ाम तो दोनों नहीं है। खैर बिजली तो बहुत ख़राब है, गैस रिलेटिवली उससे बहुत बेहतर है। तो कभी कभी गैस के भी जैसे सर्दियों में लो प्रेशर्स होते तो लोग बिजली भी चलाते थे, या नहीं, मैं अपनी कॉस्ट पे किया हुआ है। मैं फिर आपको बहस में लेकर आता हूँ। बात यह कि भाई जवाब पेश किया उन्होंने कहा है कि आपके कैप्टिव पावर प्लांट जो है उनकी एफिशिएंसी कम है क्योंकि वो बल्क में प्रोड्यूस नहीं करते, और आईपीपी बल्क में प्रोड्यूस करते हैं, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। और ये उन्होंने मंतक पेश की और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी इसी पर मानूस किया। झूठ बोला है, झूठ बोला है। क्यों झूठ बोला भाई? क्यों, किस वजह से झूठ बोला है? कोई ये बताएं पहले, किस वजह से बोला? आप देख लें कि हमने तो एज एन एप्टमा जो है वो इश्तार दे दिया कि केईसी का कोई प्लांट, नॉट अ सिंगल प्लांट केईसी का जो है वो उस एनर्जी पैरामीटर पे पूरा नहीं उतरता जो वो प्राइवेट सेक्टर से चाहता। नहीं, ये नेशन वाइड अप्लाई होता है जी, ये नेशन वाइड अप्लाई होगा। वापडा में भी जाएंगे तो यही हाल नजर आएगा। मेरे ख्याल में 2-2.5 हज़ार मेगावाट छोड़ दें तो उसके अलावा वहाँ भी यही हाल है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद आकर आपसे डिस्कस हूँ कि स्टेटिस्टिकली और फैक्चुअली ये जो आईपीपीज हैं इनकी कितनी एफिशिएंसी है वर्सेस जो कैप्टिव पावर प्लांट्स लोगों ने अपने यूनिट्स के साथ या अपनी फैक्ट्रियों, अपने मिलों के साथ लगाए हुए हैं। इस पर बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। जनाब आसिफ इनाम साहब से बात कर रहा था। आसिफ इनाम साहब, आपने कहा कि कैप्टिव पावर प्लांट्स का अगर मवाजना किया जाए IPPs के साथ या और दीगर पावर प्लांट्स के साथ जो कि सरकारी सतह पर या निजी सतह पर चलाए जा रहे हैं, तो एफिशिएंसी कैप्टिव पावर प्लांट्स की ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? क्या इस मवाजने के लिए आप कोई डेटा या इंफॉर्मेशन मुझे दे सकते हैं? जी, इसके अंदर कोई आप देखें कि जो नेपरा है उसने अपनी दिसंबर में सन 2000 की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट दी है जी। उसमें उन्होंने बताया कि जो KEC का सबसे एफिशिएंट प्लांट है वो 46 है और एज लो एज 28% के भी शायद प्लांट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये बेसिकली जब उनका बेंचमार्क है वो 50 मेगावाट से ऊपर प्लांट का 50% है। तो दैट मीन्स के KE का जो है वो कोई प्लांट भी जो है वो थर्मल एफिशिएंसी के गवर्नमेंट के अपने मेयार को पूरा नहीं करता जो उन्होंने कैप्टिव के लिए। नहीं, मैं IPPs के बारे में भी जानना चाह रहा हूं ना। उसमें KE के IPP भी शामिल है। अच्छा। मेरे ख्याल में 38% एफिशिएंसी पे चल रहा है, बट दैट्स अ डिफरेंट, वो ऑयल बेस है। तो अब तो प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास बहुत सारे सरप्लस प्लांट हैं जिनकी फिक्स कॉस्ट नहीं है, आप उन सबको 3,000 मेगावाट है, ये आप सिस्टम से निकालें और जो एफिशिएंट प्लांट है उनकी बिजली यहाँ यूज़ करें। अभी क्या जी नहीं, लेकिन कंटेंशन मेरी ये है कि दूसरे एक जो गवर्नमेंट का फ़र्क है वो ये है कि वो देखते हैं कि जी झंग में अगर पावर प्लांट में बिजली प्रोड्यूस हुई तो वो जी इतने % प्रोड्यूस हुई, मगर जब वो मुझ तक पहुंचती है तो वो कितने % ज़ाया हो चुकी होती है। मेरे लिए जो बिलिंग हो रही है वो उस बिजली की हो रही है जो मुझे डिलीवर हो रही है। अच्छा, आपने कहा पहले एफिशिएंसी लॉस अलहदा रख दिया, फिर ट्रांसमिशन लॉस वो सब हाइड कर दिया ना। वो तो ऐसे समझ लिया कि जैसे एज इफ के है ही नहीं। तो प्लांट एफिशिएंसी और कंज्यूमर एफिशिएंसी जो मुझे डिलीवर हो रहा है, देखिए कैप्टिव पावर मेरे घर में प्रोड्यूस हो रही है, मुझे कोई लाइन लॉस नहीं है। अगर कोई सले मैं कहता हूँ 1-2% एफिशिएंसी लॉस है वो भी मैं बेयर कर रहा हूँ, ठीक है, यानी मतलब जो कंज्यूमर है। जबकि जो ये IPPs हैं ये सारे गवर्नमेंट के अकाउंट पे चल रहे हैं, यानी इनका जितना एनर्जी एफिशिएंसी का लॉस है वो तो सरकारी खाते में जा रहा है, वो तो गवर्नमेंट उनको कंपनसेट कर रही है। अच्छा, फिर आपको किस तरह कंपनसेट किया जाएगा जो डेप्रिसिएशन होगी आपके कैप्टिव पावर प्लांट्स के ऊपर? अरे कुछ भी नहीं ना, वो तो तकरीबन अपना माले मुफ्त दिले बेरहम, यानी आप अपने एसेट को यूज नहीं कर पा रहे, उस पर पाबंदी है और उसके लिए आपको कोई अकोमोडेट भी नहीं कर रहे। नहीं, कुछ भी नहीं ना, मतलब उनको तो अपनी लायबिलिटी की फिक्र है। यानी ये इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है कि जी 27,000 का जब हमारे पास ग्रिड सिस्टम है तो 40,000 की गारंटियां इशू कैसे हो गई? कौन लोग थे वो जिन्होंने 40,000 की गारंटियां दे दी सॉरवन और फिक्स चार्ज दे दिए? कोई पकड़ा गया? कुछ हुआ? नहीं, कुछ हुआ? नो, आपको करेंगे लेकिन किया नहीं। इनके साथ आज आपको पता भी है कि 27,000 के सिस्टम पे 13,000 की फालतू गारंटियां इशू क्यों हुई है, किसको हुई है, क्यों हुई है? वो कह रहे हैं नेक नियति से हो। नहीं, नेक नियति तो पूरी चेन बनती है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, सब है। ऐसे थोड़ी होता है कि जी मुल्क में 27,000 का सिस्टम है, 40,000 मेगावाट। वी आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग कि जी कोई छोटी सी चीज़ है। पर जाहिर बात है ये काबीना में भी डिस्कस हुआ होगा, और काबीना में जो डिस्कस किया उन्होंने, मैं मफरूज़े की बुनियाद मैं आपको बता रहा हूँ ना। देखिए, आप एक ही चीज़ को 3-4 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ। आप अपनी प्लांट की एफिशिएंसी दिखा दें कि जी हमारा फला प्लांट जो है वो 60% है, फला प्लांट 5% है, वो आपके सिस्टम का ही 10% है टोटल। उसके बाद आप बाकी प्लांटों को गोल कर जाएं, फिर आप उनकी एफिशिएंसी से बता दें कि जी हम ये गैस लेके हम वहाँ चलाएंगे, तो वहाँ तो पहले ही गैस चल रही होती है, उसका क्या होगा? राइट। और उसके बाद आप सिस्टम के लॉसेस उसको बताएं ही नहीं। आप मुझे बताएं कि सीधा सीधा हिसाब है जो अर्थमेटिक है, जो आप एक मोटा सा लेमैन भी समझ सकता है कि जी आप मुझसे गैस ले रहे हैं जो मुझे 12 रुपए की पड़ रही है, राइट, ठीक है ना, उसे बिजली बनाना मेरी सारी कॉस्ट मिला के, वो मुझे 18 में कैसे वापस मिल रही है एफिशिएंट होके? ये भी अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं प्राइस कंपैरिजन करता हूं फॉर अ लेमैन, तो CPP में 12 रुपए मुझे पड़ रही है। हाँ, सही है। और अब अगर आप गवर्नमेंट से खरीद रहे हैं, और याद रखें आपको रियायती नर्ख मिल रहा है, आपको रियायती नर्ख मिल रहा है 18 रुपए, आपको रियायत के साथ दे रहे हैं, आपको रियायत दे रहे हैं भाई 18 रुपए। एक 18 रुपए मैंने एक मिसाल का है, वैसे तो 21 रुपए ही हो जाएगा अब। 18 रुपए इस वक्त जनरल रेट है जो बिजली का B3 का टैरिफ है। तो आप ये देखें कि जी 12 रुपए की लेके अगर आप एफिशिएंट है तो मुझे 9 रुपए में देना। भाई मेरा 9 रुपए का किधर गया? नहीं, आपने तो अवाम को भी परेशान कर दिया ना। अवाम तो ये कहेगी कि आप तीसरे टेयर में, लोएस्ट टेयर में इंडस्ट्री वाले मुतमईन नहीं है। हम हाईएस्ट टेयर के अंदर बिजली कितनी महंगी ले रहे होंगे? अगर 12 रुपए के अंदर आप पर यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं CPP में, जिसमें सारी कॉस्ट इंक्लूडेड होंगी,
तो आम आदमी आज अपने गिरेबान में झांक के पूछेगा कि यार मेरा बिजली का बिल इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है। इंडस्ट्री को तो सट लगी रही है, चोट लगी रही है, हमें उससे ज़्यादा लग रही है। तो सर ये एनर्जी का इशू अब रिजॉल्व करने की ज़रूरत है वंस एंड फॉर ऑल। इसका वन स्टॉप सोल्यूशन बताएं क्या होगा? नहीं, वन स्टॉप तो इनको प्रॉपर नेगोशिएट करना है। मेरे ख्याल में जो नेगोशिएशन हुई है वो प्रॉपर नहीं है। जब ये सब ट्रिक्स की जा रही हैं कि जी ये सब इसको कहते हैं कि जी कालीन के नीचे कचरा डाल देना, उससे कचरा गायब थोड़ी हो जाता है। तो अगर ये सही नेगोशिएशन हुई होती तो आज इन सबको ये सब करने की नहीं हो रही थी ज़रूरत। ये सब ठिकाने लगाने वाला काम नज़र आ रहा है कि जी मतलब कुछ नेगोशिएशन भी हो गई, कुछ चीज़ें ठिकाने भी लग गई। आई डोंट नो, उसकी तो कोई डिटेल्स ही नहीं आई। ये होगा, एफिशिएंसी का ऑडिट होगा, फला होगा, वो तो पता नहीं कितने साल में होगा। वो बात मैंने सुनी राजा परवेज अशरफ साहब, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान की, हो सकता है अभी बैठ के देख भी रहे हों, तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरा नाम बदल दिया, मुझे राजा रेंटल कहते रहे, मैं 4 रुपए की देता था बिजली, आज उससे कितने गुना ज़्यादा में लेते हो और मुझसे माफ़ी मांगो। तो कम से कम मतलब उन्होंने खुद तो नहीं कहा, लेकिन उनका इशारा यही था कि मैं मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं तो 4 रुपए में दे रहा था। सो डू यू बाय दैट? सर वो मुझे इतना पता है कि वो तकरीबन जो उन्होंने बिजली ली थी वो 40 सेंट की थी। राइट। अब आप 40 सेंट के 4 रुपए बनते तो मुझे पता नहीं, मैं उससे डिसएग्री नहीं कर सकता। ज़ाहिर बात है आप उसकी तफसील से ज़्यादा वाकिफ़ हैं, टेक्सटाइल के शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तवानाई के शोबे में भी महारत रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और पॉइंट पर आपको लेकर आता हूँ। अब ये तो आपने बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, मतलब आई डोंट वांट टू हैमर इट फर्दर, कहीं ऐसे ना हो कि फाजिल वज़ीर वगैरह परेशान हो जाएं। आई एम श्योर दिल थिंक अबाउट इट। लेकिन अब मैं आपके सामने ये रखता हूँ कि भी एक कॉटन की प्रोडक्शन के ऊपर अगले दिन हमारे एक फाजिल मेहमान आए थे, उन्होंने कहा था कॉटन प्रोडक्शन टारगेट अचीव नहीं हुआ एंड ईयर बाय ईयर वी आर सीइंग अ डिक्लाइन। आपके साथ तो मैं प्रोग्राम 1 दहाई से ज़्यादा से कर रहा हूँ, अगर मुझे सही से याद पड़ता है। तो आपके साथ तो तब भी डिस्कशन हुई थी जब पाकिस्तान अच्छा कॉटन प्रोड्यूस कर रहा था, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होता चला गया। इस सिलसिले में क्या करना चाहिए ये बताएं। पहले आप ये बताएं कॉटन जिम्मेदारी किसकी है? सर ये होनी तो एग्रीकल्चर की चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, लेकिन प्रोविंसेस किसका है? जी होने आइडियली उनकी होनी चाहिए, बट आई डोंट नो। सर ये आप देखें कि ये इसका ताल्लुक तकरीबन 18वीं तरमीम है, जो आदत इधर आधा प्रोविंस हो गई है। जी, प्रोविंसेस को डेलीगेट हो गए, प्रोविंसेस ने कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनाए। जब आपको पैसे मिले थे तो आपको काम भी करना था ना, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल करना। तो बस ठीक है, अभी तो मैं तो शुक्र करें कॉटन पे, बाकी चीज़ें नहीं और ख़राब हुई। नहीं, वैसे तो हम कंपैरिजन्स करते हैं हर चीज़ में, हमें कानून भी इंडिया का चाहिए, हमें उसूल भी इंडिया का चाहिए, हमें टैक्सेस भी इंडिया के चाहिए, हमें अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए हमारे इंटेलेक्चुअल्स के पास कुछ भी नहीं, वो पूरा का पूरा सब कुछ उठा के वहाँ इंडिया से ले आएँ, केसेस भी हों तो वहाँ पे भी इंडिया की मिसालें दें। तो सर इंडिया से बीज भी ले आते, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मासूम सा बच्चा हूँ मैं, इंडिया से बीज भी ले आते सर? नहीं आ सकता। आपके जो क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन होती हैं, इसमें फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आपको अपनी ब्रीडिंग खुद करनी पड़ती है। वील हैव टू डू इट आवरसेल्व्स। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू करेंगे, आप मुफस्सिल अंदाज में बताइएगा कि इस सिलसिले में क्या हो सकता है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बात कर रहे थे कॉटन प्रोडक्शन के मुतालिक। अगले दिन भी एक हमारे फाजिल मेहमान आए थे, इस मौजू पर बात कर रहे थे। आसिफ इनाम साहब, माजरत मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा, आप अपनी बात को ज़रा मुकम्मल कर लें जी, खास तौर पे। जी आप बता रहे थे। जी आपको डोमेस्टिक पेस्ट और डोमेस्टिक वेदर कंडीशन के लिए जो आपके पास 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार साल से जो वेराइटीज़ होती हैं ना, जो वाइल्ड में मिलती हैं, वो आपका जर्म प्लाज्म बेस होता है जी। तो आपको दुनिया की जो भी टेक्नोलॉजी लानी हो उसको एक साथ उसको आपको क्रॉस ब्रीड करना पड़ता है। राइट। जब तक आप क्रॉस ब्रीड नहीं करेंगे तो ऐसे ही नहीं कि जो आप अमेरिका से, बल्कि हमारे यहाँ तो साइंटिस्टों की भी एक मजबूरी समझे कि पाकिस्तान के जो नेटिव पेस्ट हैं वो 8 थे। तो दुनिया में कॉटन के जो पेस्ट हैं वो 24 हैं, जिसमें से ये बीज ला के कि जी फलां साहब गए, उन्होंने 2 बोरी रखी, हम ले आए और काश कर दिया तो उसके साथ कीड़े वगैरह आ गए जी। सीड कंटेमिनेशन नहीं, कंटेमिनेशन नहीं, कीड़े ही आ गए ना, कीड़े आ गए। हाँ, वहाँ के कीड़े आ गए। तो अब तकरीबन ये है कि 24 में से 22 कीड़े दुनिया के पाकिस्तान आ चुके हैं। तो अब आपके पास जो कीड़ों का बेस है वो इतना बढ़ गया है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप अ वैरायटी कि जो सारी दुनिया के हर कीड़े से जो है वो रेजिस्टेंस हो। हमें मतलब जो साइंटिस्ट जो बना रहे हैं उनकी मजबूरी को भी समझना चाहिए। इट्स नॉट दैट ईजी।
यू आर ट्राइंग टू से दैट ग्लोबली जितने पेस्ट्स हैं उनमें से जो अक्सरियत जो है वो यहाँ आ चुकी है ना, जो जबकि हमारे जो नेटिव पेट्स हैं, पेस्ट हैं, वो तकरीबन थे 8, तो अब इसमें से 14 वैरायटीज़ हैं ऐसी, या 10-12 जो भी पेस्ट और हैं कि जो नए वारिद हैं, मतलब वो ताज़े आए 20-25 साल के, 30 साल के। मेरे ख्याल में ये 78 से शुरू हो गया था कि फलां साहब गए, वो डेल्टा पाइन का सीड उठा के ले आए और उन्होंने काश कर दिया, तो उसके साथ कीड़े भी आ गए। अच्छा, ये अब इसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको पता है इदारे भी बने हुए हैं, जामियात भी बनी हुई हैं, लेकिन उनकी तहकीक के मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता। आप लोग बतौर इदारा ज़रा उसको आपको देख रेख के अंदर मेरे ख्याल से उसमें शामिल होना चाहिए बतौर एप्टिमा, कि भाई जो इदारे तरक्की कर रहे हैं सूबाई सतह पर भी और वफाकी सतह पर भी, उसमें एप्टिमा के मेम्बरान को भी एक किरदार देना चाहिए और उनको बैन अवी सतह पर भी जाकर ट्रेन होना चाहिए, ताकि हम ये सीड्स लोकली डेवलप कर सकें जो आप बता रहे हैं जिस तहकीक के तहत। जी मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे। हाँ, पूछें। मैं पूछ लेता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी सनत है? कोई टेक्सटाइल मिल है ऑस्ट्रेलिया में? सुना तो नहीं मैंने ज्यादा। कोई है नहीं, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, कोई है नहीं। और वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी कॉटन की पैदावार है, तो वो कैसे हो गई? अगर अमेरिका के भी, मैं आपको बता रहा था, अमेरिका की रियासत, अमेरिका में भी नाम होने के बराबर है, 10-20%। बात दरअसल ये है कि जो कॉटन के बीज का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है वो ग्रोअर होता है। देखिए ना, अगर आपकी फसल 14 से 40 मन होगी तो फ़ायदा तो आपको होगा डायरेक्ट, हमें तो आपसे थोड़ा सा सेकेंडरी बेनिफिट हो जाता है कि जितनी रुई आएगी नहीं उसका किराया वगैरह में बच जाएगा। हम जो 15% महंगा देते हैं तो वो 15 ही देते रहेंगे, अगर 15 ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो गई तो शायद हमें वो 15% ना देना पड़े। तो ये मेरे अपने हिसाब से कि जिसका काम उसी को साजे, ग्रोअर का काम है उसी को करना चाहिए। हम हर तरीके से हेल्प करने को तैयार हैं, मगर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एप्टमा को देनी ज़रा जाती है। हम वॉलंटियर किए हैं, हमें पता है, हमारे जो ग्रुप लीडर हैं उन्होंने बहुत बड़ा टास्क लिया है कि भाई जब नहीं हो रहा तो मैं इसको करता हूँ गवर्नमेंट के साथ मिलके, एंड आई प्रे फॉर हिज सक्सेस। तो वो एक वॉलंटरीली एक तरीके से है कि भाई हम करके, क्योंकि मैनेजमेंट स्किल्स तो है उनके पास, तो ही कैन, इफ ही कैन ऑर्गेनाइज वेल, ही कैन डिलीवर। क्योंकि मैं इस वजह से देखें आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगले दिन भी जैसे मैंने आपको बताया कि शाया हुए जो शुमार है उसमें ये पता लगा कि बड़े एक्सपोर्टर्स जो हैं वो सारे टेक्सटाइल शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आई थिंक वी नीड टू रिकनसाइल विद रियलिटी कि आप ये नॉन ट्रेडिशनल पे भी फोकस करें। मैं नहीं कहता नहीं करें। 18 में से 2 आप भूल गए, 2 चावल वाले हैं। 2 चावल वाले हैं, मैं एक गरीब सन ग्रुप है, दूसरा भी है, लेकिन ये लेकिन 18 तो टेक्सटाइल है ना सर, और नंबर्स आर ह्यूज। आई मीन जहाँ आपने राइस का बात की वो 100 मिलियन से डॉलर्स पे स्टार्ट करे, उससे ऊपर की बहुत सारी पार्टियाँ हैं। तो रियली स्पीकिंग इंडिविजुअल यूनिट्स इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक बड़ी अचीवमेंट है, मेरा ऐसा ख्याल है। ये बिल्कुल, देखिए बात दरअसल है कि हम हमेशा यही कहते हैं कि जी टेक्सटाइल का एक रोल है, मगर हमें खुशी होगी कि टेक्सटाइल का ओवरऑल मुल्की एक्सपोर्ट इतनी बढ़े कि टेक्सटाइल 28 अरब होके भी पाकिस्तान का 10% रहे। तो व्हाट इज़ द क्लैश बिटवीन वैल्यू एडेड टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस दैट आर वर्किंग वर्सेस एप्टमा? बिकॉज उनके साथ एक इशू है, एक चैलेंज है, वो हमेशा ये कहते हैं कि जी वैल्यू एडेड को अटेंशन नहीं मिल रही, हमें तवज्जो नहीं दे रहे। तो उनके लिए कोई जवाब आपका मैं चाहता हूँ आप दें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको आप अगर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें कि एक जो लोग हैं जो ज़्यादातर कॉम्पोजिट्स हैं, तो उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से बन गई हैं बिल्ट इन सिस्टम में कि उनको 8 से 9% जो है, या कुछ केसेस में तो 10-12% जहाँ ड्यूटीज़ हैं रॉ मटीरियल पे, उनको एडवांटेज है नेचुरल। नहीं, but what's the issue? The issue is that some of them are very rich people. I mean, some of the people who are in value-added textile are very rich. They are big units. Why would they have issue with composites or people who are doing? Their issue is with the SME. ना आपको जब आप टेक्सटाइल को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे ना, कि एक तो कॉम्पोजिट या मेजर जो बड़े यूनिट्स हैं और एक SME, तो SME को गुज़िश्ता स्पेशली जब ये पिछली गवर्नमेंट आई थी ना, तो इन्होंने टैक्सेशन में इतनी गलत किस्म की चेंजेस की थी कि SME तकरीबन पूरा तबाह कर दिया। तो अब ये जो टेक्सटाइल पॉलिसी है विच इज़ रेडी फॉर अप्रूवल एंड आई होप सो इट इज़ अप्रूव्ड, उसमें SME के लिए जो है वो बहुत सारे इस किस्म के टैक्सेशन के मेजर्स जो है वो रखे गए हैं कि जो वो तकरीबन जो पिछली साबिका हुकूमत की गलतियां उन्हें रिवर्स किया जाएगा। वो रिवर्स हो जाएगा तो ये जो डिफरेंस है दोनों का वो बढ़ जाएगा। ग्रोथ आपको जो SME से मिलनी नहीं, दे आर नॉट कंपेटिटिव ओनली बिकॉज ऑफ टैक्स, बिकॉज दे हैव मेजर इश्यूज, दे हैव इशू एवरीवेयर, एंड इंस्टेड ऑफ नेगोशिएटिंग विद द गवर्नमेंट
दे लाइक टू गो आफ्टर बिग टेक्सटाइल, व्हाट्स द इशू देयर? ये मुझे आज तक समझ में नहीं आई। यू गो आफ्टर द गवर्नमेंट आस्क फॉर बेनिफिट्स, व्हाई यू गोइंग आफ्टर बिग टेक्सटाइल? जी जी, वो इसलिए कि ये तो अपना उनकी लॉबिंग के ऊपर है ना, गवर्नमेंट तो उसके ऊपर रखती है कि जी अब मैंने आपको बताया कि जी प्लांट ही इनएफिशिएंट है, आपने प्रेजेंटेशन एफिशिएंट की दे दी, फिर आपने पूरा लाइन लॉसेस गायब कर दिए, सब कर दिया। तो प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप अच्छी प्रेजेंटेशन दे दें, पहुंच जाएं, जिस बेचारों की पहुंच ही नहीं है वो अपना केस ही नहीं प्लीड कर सकते। तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ यानी जो टर्नओवर टैक्स जो है 4-5 स्टेजेस में, वही तकरीबन 3-4% इनएफिशिएंट कर देता है एसएमई को। इसी तरीके से रॉ मटेरियल की चेन का हम लोग थक गए करते करते, बहुत कोशिश की 4-5 साल कि जी रॉ मटेरियल जिन पे ड्यूटीज़ है उसकी कोई चेन बन जाए, कि जी एसएमई की चेन बन जाए कि वो रॉ मटेरियल्स आके चलते रहें। वो भी आप इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक। वो भी हालांकि रज़ाक दाऊद साहब ने बहुत कोशिश की थी इसके लिए, मगर वो भी मुश्किल से हो सका। आपका बहुत शुक्रिया आसिफ इनाम साहब। ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि मज़ीद भी गुफ्तगू होती है और तमाम के ऊपर वाकई में गुफ्तगू होने की ज़रूरत है, लेकिन मेरे ख्याल बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिनको आज हमने प्रोग्राम में डिस्कस कर लिया। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।